नमस्कार बच्चों, क्या हाल चाल है। स्वागत है आप सभी का लर्न एंड फन पे, जहां पे टीचर्स आपको दिल और दिमाग दोनों से पढ़ाते हैं। और हमारा चैप्टर चल रहा है हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स, जिसका आज लेक्चर नंबर 4 है। तो लेक्चर नंबर 3 में हम लोगों ने क्या पढ़ा? लेक्चर नंबर 3 में हम लोगों ने फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन और केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन में दो केमिकल प्रॉपर्टीज पे काम किया, जो कि पहली केमिकल प्रॉपर्टी थी रिएक्शन विद मेटल्स और दूसरी थी एलिमिनेशन रिएक्शन। रिएक्शन विद मेटल्स में हमारे पास ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनाया हमने, और हमने उसको सोडियम के साथ भी रिएक्ट करवाया। सोडियम के साथ के रिएक्शन को हमने वुड्स रिएक्शन कहा। और जब हमने एलिमिनेशन रिएक्शन करवाई तो सेटजेफ रूल वहां पे आया। दोनों में ही रिएक्शंस में कुछ ना कुछ खास है, ऐसे कि रिएक्शन विद मेटल में मैग्नीशियम वाली जो रिएक्शन थी वो एक प्रकार से एडिशन रिएक्शन थी, और वुड जो थी वो रीअरेंजमेंट थी। एलिमिनेशन में बीटा एलिमिनेशन यानी कि डीहाइड्रोहेलोजिनेशन बोला, जिसमें हमने एक कार्बन से H और एक कार्बन से Cl निकाला। लेकिन आज का जो काम रहेगा, यानी कि अगर आपको याद हो, आज हमें तीसरी प्रकार की और आखिरी प्रकार की हेलो एल्केन की रिएक्शन पढ़नी है, और उस रिएक्शन का नाम है हमारे पास न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सबसे पहले अगर आपको याद हो तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में एक वर्ड होता है न्यूक्लियोफाइल। अब न्यूक्लियोफाइल क्या होता है याद करेंगे तो न्यूक्लियो मतलब पॉजिटिव, तो पॉजिटिव चार्ज लविंग स्पीशीज, ऐसी चीजें जिनको पॉजिटिव चार्ज से प्यार हो उनको हम लोग क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोफाइल। एग्जाम्पल के तौर पे Cl माइनस हो गया, Cn माइनस हो गया, OH माइनस हो गया, ये सब पे नेगेटिव चार्ज है। और ऑब्वियस बात, अगर इन सब पे नेगेटिव चार्ज है तो इनको पॉजिटिव चार्ज से प्यार होगा, पॉजिटिव चार्ज से अट्रैक्शन होगा। तो ऐसी चीजें जिनको पॉजिटिव से अट्रैक्शन होता है, न्यूक्लियो मतलब न्यूक्लियस है यहाँ, और फाइल मतलब फिलिक मतलब प्यार है, अट्रैक्शन है, तो न्यूक्लियस लविंग यानी पॉजिटिव चार्ज लविंग स्पीशीज को हम न्यूक्लियोफाइल बोलते हैं। अब आप इसको कंप्लीट करो। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का मतलब है एक न्यूक्लियोफाइल आएगा और दूसरा न्यूक्लियोफाइल जाएगा। अब ये रिएक्शन तो बहुत इजी होने वाली है, लेकिन मैंने आपको कहा था कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन अपने आप में पूरा एक लेक्चर लेके जाती है। शायद आपको याद हो कि हमने लास्ट लेक्चर में फिजिकल प्रॉपर्टीज भी पढ़ ली, एलिमिनेशन भी पढ़ ली और रिएक्शन विद मेटल्स भी पढ़ लिया। लेकिन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो सकता है पूरा एक लेक्चर लेके, मतलब हमारे जो ऑफलाइन बैचेज जब हम चलाते हैं तो वहां तो ये 2-2, 3-3 क्लासेस लेके चला जाता है, क्योंकि आप समझ रहे हैं हमारे बच्चे क्रॉस क्वेश्चनिंग भी करते हैं, सब हो रहा है, तो एटलीस्ट एक लेक्चर तो यहाँ पे जाना ही चाहिए। ठीक है जी। अब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को हम अगर एक एग्जाम्पल से समझें तो हमारे पास R के साथ एक X लगा होगा, यानी कि हेलोजन लगा होगा, और उसके साथ एक न्यूक्लियोफाइल आएगा, जैसे कि मान लो OH माइनस आया। अब वो कहाँ से आया? अब वो किसी से भी आया, उसको आप छोड़ दो, वो KOH से आया होगा, एक्वास है ना। अभी वो कहाँ से आया वो छोड़ दो आप, लेकिन OH माइनस आया। अब OH माइनस X को यहाँ से रिप्लेस कर देगा, खुद बैठ जाएगा और X माइनस को यहाँ से बाहर निकाल देगा। देखा जाए तो दिस इज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। कैसे? ये एक न्यूक्लियोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल, इसको NU माइनस से शो करते हैं, और ये भी एक न्यूक्लियोफाइल है, इसको भी हम NU माइनस से शो करेंगे। तो एक न्यूक्लियोफाइल ने दूसरे में हटा देता हूं ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाओ, बाद में आप जब इसे रीड कर रहे हो आपको याद ना है क्या, आप इसे NO माइनस ना पढ़ लो। तो लेकिन एक न्यूक्लियोफाइल ने दूसरे न्यूक्लियोफाइल को अपनी जगह से हटा दिया, यानी कि सब्स्टिट्यूट कर दिया। एक न्यूक्लियोफाइल ने दूसरे न्यूक्लियोफाइल को अपनी जगह से हटा दिया, यानी कि सब्स्टिट्यूट कर दिया। इसे तो कहते हैं क्या? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब ये इतना आसान है कि भाई एक न्यूक्लियोफाइल आता है दूसरा चला जाता है, जैसे X चला गया और OH आ गया, बट फिर इस रिएक्शन में इतना समय क्यों लगता है? आओ उसको जरा समझे। सबसे पहली बात तो टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के दो टाइप होते हैं। पहला टाइप होता है SN1। SN1 में S मतलब सब्स्टिट्यूशन है ऑफ न्यूक्लियोफाइल, ऑर्डर 1। ऑर्डर 1 का मतलब एक्चुअली आप केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर में सीखोगे। अभी के लिए कह देते हैं कि SN1 रिएक्शन या SN2 रिएक्शन, दो प्रकार की न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होती है, SN1 और SN2। आप पहले SN1 पढ़ो, फिर आप SN2 पढ़ोगे ना, तो आपको ज्यादा समझ में आएगा कि ये दो टाइप की क्यों हो गई। सबसे पहली बात तो SN1, तो ये रिएक्शन कब होगी? दिस
न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इज फॉर स्टेबल कार्बोकेटाइंस विच आर टर्शियरी कार्बोकेटाइंस। क्या मतलब है इसका? देखो, मान लेते हैं एक रिएक्शन लेते हैं यहां पे CH3 थ्राइस C के साथ लगा हुआ है Cl, इसके प्रेजेंस में आया KOH एक्वास। अब आपको याद करना है, यहां पे आप KOH एल्कोहलिक नहीं ले सकते। अगर आपने KOH एल्कोहलिक ले लिया तो एलिमिनेशन रिएक्शन वाला खेल आ जाएगा। तो इसलिए ध्यान रखें, KOH एक्वास लेना है सब्स्टिट्यूशन में, बहुत डिफरेंस आ जाता है। तो यहां से कौन चला जाएगा? Cl, और यहां पे कौन आ जाएगा? OH। समझने वाली ये बात है, ध्यान देनी है। यहां से Cl चला जाएगा और यहां पे कौन आ जाएगा? OH। Cl हट जाएगा और उसकी जगह पे क्या आ जाएगा बच्चों? OH। Cl हट गया, उसके जगह पे लग गया OH, और ऑब्वियसली बात है K और Cl यहां से लॉस हो जाएगा। अब देखा जाए तो ये SN1 कैसे पता नहीं चल रहा आपको अभी, क्योंकि ये तो नॉर्मल रिएक्शन लग रही है। X गया, OH आ गया, Cl गया, OH आ गया। लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो लिखा हुआ है कि दिस न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इज फॉर स्टेबल कार्बोकेटाइंस, यानी कि टर्शियरी। अब अगर हम इसका मैकेनिज्म पढ़ना शुरू करेंगे तो आपको चीजें समझ में आएंगी। यानी कि ये जो SN1 और SN2 है, अगर आप इनका मैकेनिज्म नहीं पढ़ते हो तो ये सेम है। को क्या होगा? OH मतलब कोई भी एक न्यूक्लियोफाइल आएगा और हमारा हेलोजन चला जाएगा। अगर इनका मैकेनिज्म नहीं पढ़ाया जाए तो दोनों रिएक्शन एग्जैक्टली सेम है, फिर इनमें कोई भी डिफरेंस नहीं है। लेकिन जब मैकेनिज्म पढ़े तो मैकेनिज्म का पहला स्टेप आता है कि भैया ये रिएक्शन हो कैसे रही है। जिसको ना पता हो मैकेनिज्म का मतलब, ये रिएक्शन होती कैसे है, ये रिएक्शन कैसे कितने कितने स्टेप में, हर एक स्टेप में क्या हो रहा है। सबसे पहली बात तो KOH जो है एक्वास, वो टूटता है, बनाता है K+ और OH-। अब इसमें से जो OH- है, सेकेंड स्टेप, वो हमारे कंपाउंड के पास जाएगा। अब आप ध्यान से देखें, इस कंपाउंड में एक कार्बन के साथ 3 CH3 लगे हुए हैं, एक कार्बन के साथ 3 CH3 लगे हुए हैं, और कार्बन के साथ क्या लगा हुआ है? Cl, और कार्बन के साथ क्या लगा हुआ है? Cl, और उसके सामने जाएगा OH-, और उसके सामने जाएगा OH-। ठीक है, अब ध्यान सुनेंगे, होना क्या है हम सब जानते हैं कि Cl यहां से हटना है और OH लगना है। लेकिन अगर Cl यहां से हटा, अगर यहां से Cl हटा, अपना बॉन्ड तोड़ के हेट्रोलेप्टिक क्लीवेज करके 11th क्लास इलेक्ट्रॉन ले गया, तो Cl पे चार्ज क्या आ जाएगा? नेगेटिव, वो तो निकल जाएगा। लेकिन उस वजह से कार्बन पे चार्ज क्या आ जाएगा? पॉजिटिव, क्योंकि ये वाले दोनों इलेक्ट्रॉन Cl लेके चला जाएगा। तो कार्बन पे जो चार्ज आ जाएगा वो पॉजिटिव आ जाएगा। अब सवाल ये उठता है कि क्या कार्बन अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज लाता है? तो आंसर है नहीं लाता है, जब तक वो स्टेबल नहीं होता है। लेकिन यहाँ पे अगर कार्बन पे चार्ज पॉजिटिव आया तो वो 3 और कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, और ऐसे कार्बोकेटायन को टर्शियरी कार्बोकेटायन बोलते हैं। 11th क्लास में पढ़ा है। एक कार्बन जिसपे पॉजिटिव चार्ज आ जाए, उसके साथ 3 कार्बन लगे हों उसको टर्शियरी, 2 लगे हों तो सेकेंडरी, एक लगा हो या एक बिना लगा हो तो उसे प्राइमरी बोलते हैं। तो यहाँ पे अगर ये Cl हटता है तो कार्बन पे इस वाले पे चार्ज पॉजिटिव आ जाएगा, जो कि मैं हटा दूंगा, और ऐसा होने के बाद इस वाले कार्बन के साथ कितने कार्बन और लगे होंगे? तो आंसर है 3 कार्बन और लगे होंगे, और 3 कार्बन और लगे होंगे मतलब टर्शियरी कार्बोकेटायन बनाएगा, 3 डिग्री कार्बोकेटायन बनाएगा। और अगर इसने 3 डिग्री कार्बोकेटायन बनाया जो कि स्टेबल कार्बोकेटायन होता है, तो ये फॉर्म हो सकता है, ये बन सकता है। एज अ रिजल्ट अब होगा क्या, अगर ये बॉन्ड टूट सकता है तो ये जो OH- है, ये OH- जाके इस पे अटैक कर सकता है। बहुत सिंपल सी रिएक्शन हो सकती है, Cl हट सकता है, OH आके लग सकता है। अगर ऐसा हुआ तो यहां से CH3 तो कहीं नहीं गया, यहां से CH3 भी कहीं नहीं गया, यहां से CH3 भी कहीं नहीं गया, Cl चला गया, और Cl के जाने के बाद यहाँ पे क्या लग गया? OH, और Cl जो अपने इलेक्ट्रॉन लेके गया वहां से क्या लॉस कर गया? Cl-। अब तीसरा स्टेप जो कि फॉर्मेलिटी ही है, यहां से हमारे पास K+ बच गया था,
और वहां से हमारे पास Cl माइनस, तो K प्लस और Cl माइनस आपस में जुड़ जाएंगे और KCl बना देंगे। अब आप सोच रहे होगे कि इस रिएक्शन में ऐसे ही तो होता होगा कि भाई हेलोजन हटता होगा और दूसरा न्यूक्लियोफाइल आके लग जाता होगा, बट हमेशा ऐसा नहीं होता। ये सिर्फ होता है SN1 में, ये सिर्फ और सिर्फ होता है SN1 में। SN2 में ऐसा नहीं हो पाता क्योंकि कार्बोकैटायन जो होता है वो स्टेबल ही नहीं होता। अभी मैं आपको SN2 का एग्जांपल दूंगा, आप समझोगे, लेकिन SN1 का अगर हम एक और एग्जांपल ले ले पहले, मान लो एक रिएक्शन है CH3 थ्राइस CBr और आपने उसके अंदर Cn माइनस डाल दिया। रिएक्शन है, ये मैकेनिज्म नहीं है, तो क्या होगा, यहां से Br हट जाएगा, CH3 थ्राइस C और साथ में क्या लग जाएगा, Cn लग जाएगा, है ना। साथ में क्या लग जाएगा भाई, Cn लग जाएगा और यहां से Br माइनस का लॉस हो जाएगा। अब इस वाले रिएक्शन में हमारे पास KOH था पहले, फिर वो टूटा, हमने यहाँ पे सीधा आपको न्यूक्लियोफाइल दिया। अब Cn माइनस न्यूक्लियोफाइल है और इस एक न्यूक्लियोफाइल ने Br को यानी दूसरे न्यूक्लियोफाइल को हटा दिया। अब अगर इस रिएक्शन के मैकेनिज्म पे आए, पिछली बार तो 3 स्टेप हो रहे थे क्योंकि पहले स्टेप में हम KOH को तोड़ रहे हैं, दूसरे में KCl बना रहे हैं। यहाँ पे सिंगल स्टेप हो जाएगा बिकॉज वो तोड़ने वाला और जोड़ने वाला स्टेप है नहीं। लेकिन होगा क्या, ये हमारे पास कार्बन, इसके साथ 3 CH3 और इसके साथ लगा हुआ Br, इसके सामने आया Cn माइनस। अब अगेन क्या ये Cn इस Br को यहां से हटा पाएगा, क्या ये इस बॉन्ड को तोड़ पाएगा? आंसर है हाँ, बिल्कुल तोड़ पाएगा। अगर तोड़ देगा तो कार्बन पे चार्ज क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। और क्या वो पॉजिटिव चार्ज कार्बन झेल सकता है? आंसर है हाँ, बिल्कुल झेल सकता है। क्यों झेल सकता है? क्योंकि टर्शियरी कार्बोकैटायन है और अगर टर्शियरी कार्बोकैटायन है तो ये वाला प्रोसेस हो सकता है कि भैया यहाँ से Br अपने इलेक्ट्रॉन लेके चला जाए और यहाँ पे कार्बन पे चार्ज पॉजिटिव आ जाए कुछ समय के लिए और ये Cn उस पर जाके अटैक कर देगा। तो अगर Cn ने उस पर जाके अटैक कर दिया तो बस यहाँ पे जाके कौन लग जाएगा, Cn, और यहाँ से Br माइनस जो है वो बाहर निकल जाएगा। यहाँ से Br माइनस जो है बाहर निकल जाएगा, तो सिंगल स्टेप। लेकिन अगर आपको अभी भी ये समझ में नहीं आया, आपको लग रहा होगा कि ये तो नॉर्मल है, ऐसे तो होता है कि भैया एक हट जाएगा दूसरा लग जाएगा, तो मैं आपको जब यहाँ पे अब SN2 रिएक्शन कराऊंगा तो आप समझ जाएंगे। पहली बात तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन 2 टाइप की होती है, SN1 और SN2। अब SN2 में क्या होता है, तो SN2 में पहली बात तो दिस न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इज फॉर अनस्टेबल कार्बोकैटायंस, यानी कि 1 डिग्री और 2 डिग्री। अगर कार्बोकैटायन 1 डिग्री या 2 डिग्री हुए, यानी कि प्राइमरी या फिर सेकेंडरी हुए, तो फिर कौन सी रिएक्शन होने वाली है, तो फिर SN2 होने वाली है। अब SN2 में अगर कार्बोकैटायन अनस्टेबल है तो फिर वो फॉर्म तो नहीं होगा, और अगर वो फॉर्म नहीं होगा तो बिना कार्बोकैटायन बनाए कैसे रिएक्शन करनी है, इसके लिए पहले यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेते हैं। अब CH3 के साथ लगा हुआ है Br और आपने इसके अंदर डाल दिया, मान लेते हैं KCl, तो यहां से Br हट जाएगा। अब कैसे हटेगा ये देखना है, और इसके बदले दूसरा न्यूक्लियोफाइल विच इज Cn लग जाएगा और यहां से Br और यहां से KBr का लॉस हो जाएगा। अब आप अगर इस रिएक्शन को देखें और अगर आप इस रिएक्शन को देखें तो सेम है, OH हटा, मतलब OH आया Cl गया, यहाँ पे भी यही हो रहा है, Cn आया Br गया, लेकिन बस फर्क ये है कि SN2 से होगा। अब अगर हम इस रिएक्शन का मैकेनिज्म देखें, अगर हम ये देखें कि ये रिएक्शन किस तरीके से हो रही है, इस रिएक्शन का अगर हम मैकेनिज्म देखें तो सबसे पहले तो वही होता है भाई, एक्वास KCN जो है वो टूट जाएगा, वो तो चलो फॉर्मेलिटी ही है, K प्लस बन जाएगा और Cn माइनस बन जाएगा। अब दूसरे स्टेप पे अगर आए तो कार्बन के साथ बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से ये वाला स्टेप अब आपको देखना है, कार्बन के साथ Br लगा हुआ है। अभी थोड़ी देर पहले जब हमने रिएक्शन कराई थी तो हमारे कार्बन के साथ 3 कार्बन और थे,
लेकिन अभी फिलहाल कार्बन के साथ एक भी कार्बन नहीं है, एक हो सकता है या दो हो सकते हैं, मतलब सेकेंडरी कार्बोकेटायन और टर्शियरी कार्बोकेटायन के केस हो सकते हैं, लेकिन यहाँ तो फिलहाल एक भी नहीं है। अब अगर इसके सामने Cn माइनस आया, अभी पिछले रिएक्शन में अगर आपको याद हो तो क्या हो रहा था, ये वाला अपने बॉन्ड तोड़ रहा था, चाहे इसकी बात कर लो चाहे इसकी बात कर लो, कि इसने अपने बॉन्ड तोड़ दिए थे और कार्बन पे कुछ देर के लिए पॉजिटिव चार्ज आ गया था, और कुछ देर के लिए पॉजिटिव चार्ज आने की वजह से वहां पे आसानी से दूसरा न्यूक्लियोफाइल अटैक कर पाया था। लेकिन यहाँ पे तो चांस ही नहीं है कि कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आए, कोई चांस ही नहीं हो कि कार्बोकेटायन इज प्राइमरी, और अगर कार्बोकेटायन प्राइमरी है तो किसी भी हाल में इस पे पॉजिटिव चार्ज आ ही नहीं सकता। तो अब क्या करेंगे, तो इस सिचुएशन में जब कार्बोकेटायन अनस्टेबल होता है, प्राइमरी होता है, सेकेंडरी होता है, तो उस केस में ये किस तरीके से रिएक्ट करते हैं। यहां से पहले बात तो ये तीनों H तो कहीं नहीं जाने वाले, यहां से धीरे 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 Br जाता है और धीरे 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 Cn आता है। C के साथ बॉन्ड दिखाते हैं हमेशा, तो ऐसे दिखा रहे हैं। अब होगा क्या, ये कोई कंपाउंड नहीं है, समझने वाली बात ये है, ये एक इंटरमीडिएट स्टेट है, इसे कहा जाता है पेंटावेलेंट इंटरमीडिएट स्टेट, इसे कहा जाता है पेंटावेलेंट इंटरमीडिएट स्टेट। पेंटावेलेंट मतलब होता है 5 वैलेंसी वाला, 5 बॉन्ड बनाने वाला। ऑल तो ये कहना सही नहीं होगा कि कार्बन ने यहाँ 5 बॉन्ड बनाए हैं, लेकिन ठीक है, 5 अलग अलग लोगों से भले अलग तरीके से लेकिन जुड़ा हुआ है। जैसे यहाँ पे देखो आप, Br से भी देखा जाए तो प्रॉपर तरीके से बॉन्ड टूटा नहीं है, और Cn से प्रॉपर तरीके से बॉन्ड बना नहीं है, बट ठीक है, 5 लोग इसके आसपास हैं। हो क्या रहा है, धीरे धीरे Br जाएगा और धीरे धीरे उस पर Cn आएगा, क्योंकि आप एकदम से Br को हटा नहीं सकते। अगर आपने एकदम से Br को हटा दिया तो Br पे तो चार्ज नेगेटिव आएगा ही, कार्बन पे चार्ज पॉजिटिव आ जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है, बिकॉज ये कार्बोकेटायन कौन सा है, ये प्राइमरी कार्बोकेटायन है। तो धीरे धीरे Br के जाने से और धीरे धीरे Cn के आने से कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा नहीं। इट इज जस्ट लाइक कि आपने एक लैंड माइन पे पैर रख दिया, एक बम पे पैर रख दिया। अब आप अगर बम से पैर हटा दोगे, लैंड माइन से पैर हटा दोगे, तो वो फट जाएगा। तो किसी दूसरे दोस्त को अगर आपको बचाना है और अपनी जान गंवानी, मान लो जो भी है, तो धीरे धीरे आपको अपना जो पैर है वो हटाना होगा, और उसी दौरान धीरे धीरे वो अपना पैर रखेगा। आप अपना एक पैर हटाओगे, वो दूसरा रखेगा, आप अपना दूसरा डालोगे, वो अपना दूसरा रख देगा। तो इससे क्या होगा, लैंड माइन कभी एक्टिव ही नहीं हो पाएगी, है ना, उस पर चार्ज पॉजिटिव ही नहीं आएगा। कार्बन है ना, उसको इस तरीके से समझो कि कार्बन पर चार्ज पॉजिटिव आने ही नहीं दिया हमने धीरे 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 Br को यहाँ से निकाला, और धीरे 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 Cn को हमने यहाँ पे लगा दिया। तो हमने कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज को आने ही नहीं दिया। अब थोड़ी देर बाद, क्योंकि ये एक प्रोडक्ट नहीं है, ये कंपाउंड नहीं है, तो क्या होगा, यहाँ से Br हट जाएगा, और Br के हटने के बाद पहली बात तो Br माइनस का लॉस हो जाएगा, और फाइनली सब्स्टिट्यूशन हो जाएगी, Br हट गया और Cn लग गया। ऑब्वियस बात है, थर्ड स्टेप विच इज फॉर्मेलिटी, यहाँ से K प्लस बचा था, वहां से Br माइनस है, तो K प्लस और Br माइनस जुड़ के बना देंगे KBr, यस, है ना। तो इस तरीके से ये रिएक्शन जो है वो आगे की तरफ चलेगी, डन है। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में हमने 2 प्रकार की न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देखी, एक देखी SN1 और एक देखी SN2। SN1 में कार्बोकेटायन जो होता है वो स्टेबल होता है, इसलिए वहां पे कार्बोकेटायन फॉर्म हो जाता है, लेकिन SN2 में कार्बोकेटायन अनस्टेबल होने की वजह से हम उसको फॉर्म नहीं होने देते, धीरे धीरे एक तरफ से लगाते हैं और एक तरफ से जाने देते हैं, है ना। अब अगर हम इसका एक और एग्जाम्पल देख ले, आओ, CH3 यहाँ पे लगा हुआ है Cl, और आपने डाल दिया इसके अंदर, या ऐसा करते हैं सिर्फ न्यूक्लियोफाइल वाली लेते हैं, आपने इसके अंदर OH माइनस ले लिया, तो क्या होगा, Cl हट जाएगा, OH लग जाएगा, Cl माइनस का लॉस। अब अगेन यहां पे अगर हम इस रिएक्शन के मैकेनिज्म पे आए, तो आप मुझे बताओ
कि क्या होगा, कार्बन के ऊपर क्या लगेगा CH3, इधर क्या लगेगा CH3, इधर क्या लगेगा H। कैसे, कार्बन के साथ एक CH3 एक CH3 एक H, तो ये कौन सा कार्बोकैटायन है? सबसे पहले तो ये देखो, मतलब कार्बोकैटायन तो ये नहीं है, लेकिन अगर ये कार्बोकैटायन में कन्वर्ट होगा तो कौन से कार्बोकैटायन में कन्वर्ट होगा, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी? जल्दी बताओ कमेंट सेक्शन पे। मैं टाइम लैप्स देखूंगा, यहाँ पे वीडियो 20 मिनट कुछ सेकंड की है, 20 मिनट 30 सेकंड के आसपास की है। मैं देखूंगा यहाँ पे आके बच्चों ने, कितने बच्चों ने लाइव में कमेंट किया। ऐसा करना, टैग कर देना, टाइम टैग करते ना, उस टाइम को टैग करके आंसर लिख दो कि ये कौन सा वाला कार्बोकैटायन बनेगा। अगर यहाँ से हमने इस Cl को हटा दिया तो ये कौन सा कार्बोकैटायन बनाएगा, प्राइमरी, सेकेंडरी या टर्शियरी? जल्दी से बताओ। ठीक है, आई होप लिख दिया है। बिल्कुल, ये कौन सा कार्बोकैटायन बनाएगा भाई, ये बनाएगा सेकेंडरी कार्बोकैटायन, क्योंकि अगर यहाँ से Cl गया तो इस पे चार्ज पॉजिटिव आ जाएगा और इसके साथ 2 और कार्बन लगे हुए, जिसकी वजह से सेकेंडरी कार्बोकैटायन फॉर्म कर लेगा, जो कि अनस्टेबल होता है। तो फिर एज अ रिजल्ट यहाँ से धीरे धीरे Cl हटेगा, क्योंकि इसके सामने तो कौन आया होगा, OH माइनस, तो यहाँ से धीरे धीरे Cl हटेगा और यहाँ से धीरे धीरे OH आएगा, और बाकी जो चीजें यानी कि CH3 ऊपर, CH3 इधर और H इधर लगा रहेगा। और ये जो स्टेट है, अगेन इसको हम बोलेंगे पेंटावेलेंट इंटरमीडिएट स्टेट। इस स्टेट को हम लोग क्या नाम देंगे बच्चों, पेंटावेलेंट, क्योंकि इसने अगेन 5 लोग के साथ आसपास भले ही टेम्परेरी लेकिन बॉन्ड ना रखें, इंटरमीडिएट है, ये कोई कंपाउंड नहीं है। फिर यहां से क्या होगा बच्चों, यहां से कौन निकल जाएगा, Cl निकल जाएगा बाहर और OH लग जाएगा। और आप नोटिस कर रहे हो अगर, क्योंकि अभी काम आने वाला है, जब भी हम SN2 कर रहे हैं तो वो चीजें ऑपोजिट साइड से आके लग रहे हैं, जो कि ऑब्वियस भी, जैसे Br है, Br हट रहा है अगर राइट से तो Cn लग रहा है लेफ्ट से, क्योंकि एक तरफ से जाएगा एक तरफ से आएगा, दोनों एक। लेकिन जब हम SN1 की बात करते हैं तो ऐसा नहीं होता है, Cl जहां से हटता है उसी साइड पे आके OH लगता है, क्योंकि वहां पे वो हट रहा है। अब अगेन जैसे आप एक लैंड माइन पे खड़े हो और अगर लैंड माइन 4 सेकंड तक 5 सेकंड तक हटने के बाद भी एक्टिव नहीं होती है, उसके बाद होती है, तो आप आराम से हट सकते हो और उसी तरह से दूसरा बंदा आ सकता है। लेकिन अगर एक लैंड माइन हटते ही फट जाएगी तो आप एक तरफ से जाओगे तो दूसरे को दूसरी तरफ से आना होगा, जो कि SN2 में हो भी रहा है ना। यस, ठीक है। तो SN1 और SN2 में क्या बेसिक फर्क है? पहली बात तो SN1 इज फॉर स्टेबल कार्बोकैटायन, जो कि टर्शियरी होंगे, एंड SN2 इज फॉर अनस्टेबल कार्बोकैटायन, जो कि प्राइमरी और सेकेंडरी होंगे। अच्छा, आप दोनों में से फास्ट कौन सी होगी? अगर मैं आपसे सवाल पूछूं, नोट का पॉइंट अगर मैं आपसे पूछूं कि रेट ऑफ SN1 और रेट ऑफ SN2 में आपको क्या लगता है कौन सी वाली रिएक्शन का रेट ज्यादा फास्ट होगा? समझने वाली बात है वैसे तो, जल्दी बताओ, SN1 और SN2 वाली में से कौन सी रिएक्शन का रेट फास्ट होगा? तो ऑब्वियस सी बात है SN1। SN1 वाली फास्ट क्यों होगी भाई? क्योंकि SN1 वाले में पहली बात तो कार्बोकैटायन स्टेबल है, तो इजीली एक न्यूक्लियोफाइल हटेगा और दूसरा न्यूक्लियोफाइल लग जाएगा। एक न्यूक्लियोफाइल हटा, दूसरा न्यूक्लियोफाइल लग गया, बहुत फास्ट काम है। वेयर एज SN2 में क्या हो रहा है, धीरे धीरे एक न्यूक्लियोफाइल आ रहा है और धीरे धीरे दूसरा न्यूक्लियोफाइल जा रहा है, जिसकी वजह से जो रिएक्शन है वो स्लो हो जाती है, क्योंकि बहुत ग्रेजुअली ये काम करना पड़ता है। अगर आपने ये काम बहुत तेजी से कर दिया तो ये ना हो कि एक जाने वाले का रेट आने वाले के रेट से मैच नहीं हुआ और उससे अगर कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आया तो कंपाउंड जो है वो कोई और मोड़ ले सकता है, रिएक्शन खराब हो जाती है। इसीलिए ये वाला जो प्रोसेस है वो ग्रेजुअल होता है, बहुत धीरे होता है। धीरे धीरे एक न्यूक्लियोफाइल हटता है और धीरे धीरे दूसरा न्यूक्लियोफाइल वहां पे आता है। इसीलिए SN1 वाला कोई भी SN1 रिएक्शन एज कंपेयर टू SN2 फास्टर होती है। ऑल्दो
बात वही अंधों में काना राजा वाली, ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं होता है, लेकिन दोनों ही रिएक्शन देखा जाए तो अनस्टेबिलिटी की तरफ ही जा रही हैं, क्योंकि मतलब इंटरमीडिएट की बात करो, एट द एंड तो ऑब्वियस सी बात है स्टेबल हो रही है, तभी तो ये रिएक्शन अपने आप हो रही है, स्पॉन्टेनियस है, हमने बस KOH डाला और हो गया। मैं ये कह रहा हूँ जैसे इंटरमीडिएट है ये अनस्टेबल है, ऐसे वहां पे कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज बना है वो अनस्टेबल है, तो वो उनकी मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो ये तो ऑब्वियस है कि दोनों ही रिएक्शंस जो है उनके जो रेट है वो ऑब्वियस सी बात है अलग अलग होंगे। तो SN1 जो होगी वो हमेशा फास्टर होगी, यानी इस ये रेट बहुत फास्ट शो करेगी एज कम्पेयर टू SN2। बट जब आप प्रैक्टिकली नापोगे, टेस्ट ट्यूब वगैरह में खुद से नाप रहे होगे तो ज्यादा फर्क नहीं दिखेगा, आप समझ रहे हैं। इट इज लाइक स्पीड ऑफ लाइट एंड स्पीड ऑफ साउंड, दोनों में बहुत फर्क है। स्पीड ऑफ साउंड इज 340-350 मीटर पर सेकेंड इन एयर, वेयर एज स्पीड ऑफ लाइट इज 3 × 10⁸। बट इस वक्त या जब आप मेरे सामने बैठे होगे आपको मेरे होठ हिलते हुए और मेरी आवाज सेम टाइम पे नजर आएगी, मतलब मेरे होठ और मेरी आवाज की लिपसिंग सेम होगी। ऑल्दो मेरी आवाज आप तक बाद में पहुंचनी चाहिए थी और होठ का हिलना पहले, क्योंकि होठ से निकल रही है लाइट और मुंह से निकल रही है आवाज, बट वो साथ इसलिए पहुंचते हैं बिकॉज डिस्टेंस इतना कम होता है कि इतना बड़ा फर्क भी नोटिसेबल नहीं होता है। वही वाली बात है, ऐसे यहाँ पे भी होता है, ठीक है ना, कि वो फर्क नोटिसेबल नहीं है, ऑल दो फर्क तो है, होना ही चाहिए। SN1 फास्टर होनी चाहिए SN2 से, ठीक है। अब हम लोग आखिरी काम करेंगे यहाँ पे, उसके बाद आगे की रिएक्शन से। आखिरी काम से मेरा कहने का मतलब है फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ, पहले आ रहा है SN1। SN1 को कौन कौन से रेट जो हैं वो अफेक्ट करते हैं, इसके ऊपर एग्जाम में आपको एक क्वेश्चन श्योर शॉट मिलेगा ही मिलेगा, चाहे SN1 से मिले चाहे SN2 से। आप 10 ईयर के पेपर उठा लो, आप इंटरनेट पे लास्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ले लो हेलो एल्केन हेलो एरीन के, आपको फैक्टर्स अफेक्टिंग SN1 SN2 मिलेगा ही मिलेगा। दो कंपाउंड दे रखे होते हैं और पूछते हैं बताओ किसमें SN1 फास्ट होगी, किसमें SN1 स्लो होगी, किसमें SN2 फास्ट होगी, किसमें SN2 स्लो होगी। ये क्वेश्चन तो आना ही है, इस साल भी आएगा ही आएगा, ठीक है जी। तो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो उसको अफेक्ट करते हैं। पहला फैक्टर है बॉन्ड लेंथ। अब जितना ज्यादा बॉन्ड लेंथ होगा ऑब्वियस सी बात है उतना रेट ऑफ SN1 फास्ट होगा, जितना बॉन्ड लेंथ बड़ा होगा रेट ऑफ SN1 फास्ट होगा। जैसे मान लो आप SN1 करवा रहे हो RCl में और RI में, तो I का जो बॉन्ड लेंथ होता है वो बड़ा होता है ना, क्योंकि हेलोजन डाउन द ग्रुप में आयोडीन नीचे आता है, तो आयोडीन का साइज बड़ा है तो ऑब्वियस बात है उसकी बॉन्ड लेंथ बढ़ जाएगी। तो ऐसे जितनी बॉन्ड लेंथ जिसकी ज्यादा होगी उसका रेट SN1 का फास्ट होगा। जैसे RI में RI का बॉन्ड RCl से बड़ा होता है, तो RI में ऑब्वियस सी बात है R शुड बी सेम, R सेम होना चाहिए। कंपैरिजन करते हुए कोई एक चीज तो आप सेम रखोगे ना, तो दैट इज व्हाई RI जो है वो सेम रहेगा। और अगर RI सेम रहेगा मतलब R का जो बॉन्ड होगा वो सेम रहेगा, तो RI का बॉन्ड बड़ा होता है क्योंकि आयोडीन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन सबसे नीचे आता है, तो बॉन्ड उसका सबसे बड़ा होगा, जिसकी वजह से बॉन्ड लेंथ बढ़ जाएगी और रेट ऑफ SN1 बढ़ जाएगा। ऐसे ही सेकेंड फैक्टर जो है जिसपे डिपेंड करता है वो है स्टेरिक हिंड्रेंस। अब स्टेरिक हिंड्रेंस क्या होता है? स्टेरिक हिंड्रेंस को कई लोग भीड़ भाड़ भी कह सकते हैं, यानी कि आसपास कितनी भीड़ भाड़ है, आसपास कितना क्राउड है। अब आप बताइए अगर हमें SN1 रिएक्शन करवानी है तो आसपास भीड़ ज्यादा होनी चाहिए, क्योंकि भीड़ ज्यादा होगा तो कार्बोकेटायन ज्यादा स्टेबल होगा। इसको ऐसे भी कह सकते हैं हम लोग स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन, आप इसे स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन भी कह सकते हो। तो टर्शरी वाले में सबसे ज्यादा फास्ट होगा रेट, हम यहाँ पे रेट का ऑर्डर लगा रहे हैं। टर्शरी वाले में सबसे फास्ट, फिर सेकेंडरी और फिर प्राइमरी। अब आप कहोगे सर ये सेकेंडरी और प्राइमरी में तो होता ही नहीं है। हाँ तभी तो कह रहे हैं ये होता ही नहीं है, मतलब इतना स्लो है कि ये होता ही नहीं है। तो अगर रेट का कंपैरिजन किया जाए तो सबसे फास्ट SN1 तो फिर टर्शरी में ही हो रही है ना यार। अगर मैं आपसे पूछूं लेफ्ट टू राइट जाने पे मेटालिक कैरेक्टर बढ़ता है या कम होता है, तो आपको भी कम होता है, ठीक है। अब मैं पूछूं कि लेफ्ट टू राइट में सबसे ज्यादा मेटालिक कौन है, तो आप कहोगे फर्स्ट ग्रुप के लोग पीरियोडिक टेबल में।
अब मैं कहूँ कि लेफ्ट टू राइट में सबसे कम मेटालिक कौन है, तो आप कहोगे 17 ग्रुप के लोग, 18 ग्रुप के लोग, पर वो तो मेटालिक है ही नहीं, हाँ ना। तो वो इतने कम मेटालिक है कि वो नॉन मेटालिक है। ऐसे ही अगर आपसे को पूछे कि प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी में सबसे ज्यादा फास्ट SN1 कौन करता है, तो टर्शियरी है, उसके बाद सेकेंडरी, उसके प्राइमरी। अब वो अलग बात है कि सेकेंडरी और प्राइमरी वाले करते ही नहीं है, ये अलग पॉइंट है, ये अलग बात है कि वो करते ही नहीं है, ठीक है ना, ये बात समझिएगा आप, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे अगर हम बात करें स्टीरिक हिंड्रेंस की, तो इसका कुछ एग्जांपल अगर ले ले हम लोग, जैसे कि CH3 थ्राइस CBr और CH3 CH2Br। अब अगर इसमें हम लोग रेट ऑफ SN1 देखें तो किस में SN1 फास्ट होगी बताओ, बहुत क्लियर है यार, SN1 फास्ट किस में होगी, इसमें, क्योंकि भाई जैसे जैसे क्या बढ़ता है, भीड़ भाड़ बढ़ती है, स्टीरिक हिंड्रेंस बढ़ती है, तो SN1 का रेट फास्ट होता है। भाई टर्शियरी कार्बोकेटायन फॉर्म करेगा, ये प्राइमरी कार्बोकेटायन फॉर्म करेगा, तो मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ चाहे, ये टर्शियरी कार्बोकेटायन बनाएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक कार्बन के साथ जिसमें से Br लगा हुआ हटेगा, 3 कार्बन लगे हुए, इसमें एक ही लगा हुआ है, तो ये प्राइमरी कार्बोकेटायन बनाएगा, तो ऑब्वियस सी बात है उसमें SN1 फास्ट हो जाएगा। तो SN1 फास्ट होगा टर्शियरी में, और SN1 फास्ट होगा जहाँ पे बॉन्ड लेंथ ज्यादा है, ठीक है जी। अब ये तो हुआ SN1 की बात। अब अगर ये बात हम SN2 के लिए करें, तो SN2 में पहला फैक्टर देखो यार वही है, बॉन्ड लेंथ। यार देखो कोई भी रिएक्शन हुई तो SN1 SN2 है, दुनिया में कोई भी रिएक्शन का आप एग्जांपल ले लीजिए, सारी की सारी रिएक्शन जो हैं वो बॉन्ड लेंथ के साथ तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनली होंगी ना। आप सोचो, आप अगर लगाओ क्या होता है रिएक्शन में, रिएक्शन का मतलब होता है कि मैं पुराना बॉन्ड तोड़ूंगा और नया बॉन्ड बनेगा, खासकर यहाँ तो ऐसा ही हो रहा है, आप न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कर रहे हो, आप एक न्यूक्लियोफाइल को हटा रहे हो और दूसरे न्यूक्लियोफाइल को लगा रहे हो, ये तो कर रहे हो। अब अगर आप एक न्यूक्लियोफाइल को हटा रहे हो, दूसरे न्यूक्लियोफाइल को लगा रहे हो, तो बेसिकली सब्स्टिट्यूशन कर रहे हो, पुराना बॉन्ड तोड़ना है। अब अगर पुराना बॉन्ड तोड़ना है और अगर बॉन्ड लेंथ बड़ी है, तो हमेशा वो पुराना बॉन्ड तोड़ना आसान हो जाता है, अगर आपको पता हो। नहीं तो ये लाइन लिख लो प्लीज कहीं पे, अगर इनकेस नहीं पता है तो। बॉन्ड डिसोसिएशन is easier for longer bonds. Bond dissociation is easier for longer bonds, whereas difficult for shorter bonds. Whereas difficult for shorter bonds. अगर बॉन्ड लेंथ बड़ी है तो बॉन्ड को तोड़ना आपके लिए आसान हो जाएगा, ठीक है जी। तो अगेन SN2 में भी बॉन्ड लेंथ के साथ वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो वो तो लिखने वाली बात ही नहीं है। लेकिन अगर हम लोग बात करें स्टीरिक हिंड्रेंस की, तो स्टीरिक हिंड्रेंस यानी कि अगेन भीड़ भाड़ की बात करें तो यहाँ पे उल्टा हो जाएगा, यानी कि जो रेट ऑफ SN2 है वो प्राइमरी में सबसे ज्यादा होगा, फिर सेकेंडरी में और फिर टर्शियरी में। अच्छा, अब जरूरी नहीं है कि हमेशा प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी में लड़ाई चले, कभी कभार भीड़ भाड़ में भी लड़ाई चलती है, समझाता हूँ। लेकिन भीड़ भाड़ को बोलते हैं स्टीरिक हिंड्रेंस। अब SN2 उल्टा क्यों है, क्योंकि SN2 में एक साइड से आना है, एक साइड से जाना है, तो वैसे ही बहुत भीड़ बढ़ने वाली है, पेंटावेलेंट स्टेट बनने वाली है। अगर पहले से भीड़ भाड़ बहुत ज्यादा होगी तो चीजों का आना जाना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। अब दैट इज हाउ इट वर्क। जैसे कि अब मैं आपको एग्जांपल दूं, एक तो बहुत सिंपल सा एग्जांपल है CH3Br और CH3 थ्राइस CBr। अब इसमें तो क्लियर है कि SN2 फास्ट इसमें होगी बिकॉज भीड़ भाड़ कम है। लेकिन यहाँ तो मैंने एक प्राइमरी लिया और एक टर्शियरी लिया। अब अगर मैं ऐसे लेता हूँ जैसे CH3 CH2 CH2 CH3 Cl, अब ये सेकेंडरी है ना। और अगर मैं एक लेता हूं CH3 CH2 CH2 CH3 Cl, अब देखो आप तो दोनों ही सेकेंडरी हैं, ये वाला भी सेकेंडरी है बिकॉज यहाँ पे भी जिस कार्बन के साथ हाइड्रोजन लगा हुआ उसके साथ 2 कार्बन लगे हुए, और ये वाला भी सेकेंडरी, जिस कार्बन के साथ हाइड्रोजन है उसके साथ 2 है। तो
दोनों ही सेकेंडरी हैं, लेकिन अगर आप भीड़ भाड़ पे फोकस करें तो इस Cl के साथ इस तरफ 3 है लेकिन इस तरफ 1 है, तो एक तरफ भीड़ कम है, लेकिन वहां पे दोनों तरफ 2-2 कार्बन है, जिसकी वजह से भीड़ भाड़ उसके आसपास का जो एरिया है वो क्राउडेड हो जाएगा। रीजन भी क्योंकि अब यहाँ पे एक तरफ H है, एक तरफ CH है, तो इस तरफ से हेलोजन सब्स्टिट्यूट किया जा सकता है, लेकिन वहां पे क्या है, हर तरफ भीड़ भाड़ ज्यादा है, आसपास भीड़ भाड़ देखनी है, तो इस वाले में SN1 फास्ट हो जाएगी, SN2। अब अगर यही क्वेश्चन SN1 पे आता तो आंसर दोनों ही उल्टे हो जाते, इसमें SN1 फास्ट हो जाते, इसमें SN1 फास्ट हो जाते, लेकिन सवाल अभी फिलहाल किसका चल रहा है, SN2 का। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या कहती है भाई, कि एक न्यूक्लियोफाइल आएगा और दूसरा न्यूक्लियोफाइल चला जाएगा। उसके दो पार्ट है, SN1 है और SN2 है। अब SN1 में कार्बोकेटायन अनस्टेबल होगा तो वो नहीं होगी, टर्शरी होना चाहिए, स्टेबल होना चाहिए, और SN2 में अनस्टेबल होगा तो वो रिएक्शन हो जाएगी, और प्राइमरी या सेकेंडरी एक तरफ से आएगा, एक तरफ से जाएगा। अब यहाँ पे आपको थोड़ा सा अगर एक नोट का पॉइंट लिखवा दूं तो वो ये है कि अच्छा, यहाँ पे आपको 11th क्लास याद करनी होगी, ऑप्टिकल आइसोमर्स डेक्स्ट्रो और लीवो, है ना। जैसे ये कंपाउंड है अगर डेक्स्ट्रो, और अगर कंपाउंड रिएक्शन के बाद उल्टा हो जाए, मिरर इमेज बन जाए, तो उसको लीवो बोलते थे, है ना, लेकिन सेम रहे तो उसको डेक्स्ट्रो बोलते थे, यानी कि ऑप्टिकल एक्टिविटी। अब ऑप्टिकल एक्टिविटी की बात करें, ध्यान से देखो, यहाँ पे क्या है, Br इधर है, लेकिन हेलोजन हटने के बाद जो दूसरा न्यूक्लियोफाइल लगा वो ऑपोजिट डायरेक्शन से लगा। देखो Br हट गया लेकिन वो ऑपोजिट डायरेक्शन से आके लगा, यहाँ पे ऑप्टिकल एक्टिविटी उल्टी हो गई, कंपाउंड जब उल्टा हो गया, इन्हें इन्वर्जेंस कहते हैं। क्या कहते हैं, इन्वर्जेंस। तो SN2 जो है वो सारी की सारी इन्वर्जेंस होती हैं। इन्वर्जेंस मतलब ऑप्टिकल एक्टिविटी बदल जाती है, मतलब डेक्स्ट्रो कंपाउंड लीवो बन जाता है और लीवो कंपाउंड डेक्स्ट्रो बन जाता है। अगर आपको ये वाला हिस्सा याद नहीं आ रहा तो 11th क्लास में ऑप्टिकल आइसोमर्स के बारे में बात करो, मैं रिवाइज करवा रहा हूँ आपको। मैंने बताया ये अगर डेक्स्ट्रो है और मतलब मान लो यार, जैसे कि इसको ऐसे समझो, ये डेक्स्ट्रो है, अब शीशे में मैं अगर इसको देखूंगा तो ऐसे नजर आएगा ये, है ना, अंगूठा मेरा इस तरफ आ जाएगा तो ये लीवो हो जाएगा। यानी अगर ऐसे खेल की इमेज ऐसे ही बनती है, ऐसे के इमेज ऐसे ही बनती है, ऐसे का प्रोडक्ट ऐसा ही बनता है, तो वो होता है रिटेंशन, कि डेक्स्ट्रो का डेक्स्ट्रो ही रहा। लेकिन ऐसे की इमेज ऐसी बन जाए, उल्टी हो जाए, मिरर इमेज बन जाए, उसको हम बोलते हैं इन्वर्जन हो गया। और SN2 में ऐसा ही हो रहा है। क्या हो रहा है, एक तरफ से Br हट रहा है और दूसरी तरफ आके हेलोजन लग रहा है, इधर का अंगूठा लग के इधर लग रहा है। लेकिन SN1 में क्या हो रहा है, SN1 में जहां से हेलोजन हट रहा है वहीं पे आके Cn लग रहा है, तो सेम बन रहा है, इन्हें रिटेंशंस बोलते हैं। तो SN1 जो है वो रिटेंशन रिएक्शंस कहलाई जाती हैं। रिटेंशंस मतलब आपने डेक्स्ट्रो लिया था तो आपको डेक्स्ट्रो ही मिला, आपने लीवो लिया था तो आपको लीवो ही मिला, मतलब आपको ऑप्टिकली आइसोमर्स एक्टिव होके नहीं मिले, डेक्स्ट्रो का डेक्स्ट्रो ही रहा, लीवो का लीवो ही रहा, तो उसे बोलेंगे रिटेंशन। तो SN1 रिटेंशन है और SN2 जो है वो इन्वर्जन है, उसमें इन्वर्जन हो जाता है। कभी कभार ऐसा भी होता है, कुछ अनसर्टेनिटीज होने की वजह से हमें दोनों के मिक्सचर मिलते हैं, डेक्स्ट्रो, यहाँ पे ऐसा नहीं होगा अभी, लेकिन दोनों के मिक्सचर मिलते हैं, है ना, वो अभी हम नहीं पढ़ रहे हैं, वो फिर आप कंफ्यूज होगे, लेकिन नॉलेज के लिए बता दूं, अगर हमें दोनों के मिक्सचर मिले, इसे रैस्मिक मिक्सचर कहते हैं, है ना। यानी आपने रिएक्शन से पहले डेक्स्ट्रो लिया लेकिन आपको डेक्स्ट्रो और लीवो दोनों मिला, तो इसको हम लोग बोलते हैं रेस्मिक मिक्सचर। कुछ अनसर्टेन, जैसे अब आप मान लो SN1 करवा रहे हो, तो SN1 में डेक्स्ट्रो से तो डेक्स्ट्रो ही बनना चाहिए ना, और लीवो से लीवो ही बनना चाहिए, लेकिन आपने रिएक्शन करवाई और डेक्स्ट्रो से डेक्स्ट्रो ही बनना चाहिए था, लीवो से लीवो बनना चाहिए था, लेकिन डेक्स्ट्रो से डेक्स्ट्रो ही बना और लीवो ही बना, कुछ प्रॉब्लम की वजह से, कुछ अनसर्टेनिटीज, कुछ भी चीज़ों की वजह से, उसको रैस्मिक मिक्सचर हम लोग कह देते हैं। ठीक है जी, तो यहाँ हमने आज SN यानी कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ा, और जो कि पूरा एक लेक्चर बनता भी था। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को एक लेक्चर देना क्यों बनता था, क्योंकि इसके ऊपर एक क्वेश्चन श्योर शॉट आएगा, प्लस ये थोड़ा सा बड़ा टॉपिक भी। आप देख रहे हो, पहली बात तो दो टाइप का इटसेल्फ, उसके बाद दोनों के मैकेनिज्म है, फिर इनके फैक्टर्स अफेक्टिंग है, और फिर वहां पे हमने थोड़ा सा पढ़ा इसका ऑर्डर को। फैक्टर्स अफेक्टिंग के ऊपर एक क्वेश्चन 101% आएगा ही आएगा। अच्छा 100 ज्यादा हो गया क्या, 99 पर भाई थोड़ा रिस्क हो जाता है, बच्चे कमेंट सेक्शन पे आके ना बोलने लग जाए कि सर ने तो 100% कहा था।
99% आता ही आता है। आप यार 10 ईयर चेक कर, आप समझदार बच्चे हो, आप 10 ईयर जाके चेक कर लो। एनसीईआरटी में देखो क्वेश्चन कितने हैं इस टॉपिक के ऊपर, खुद समझ जाओगे। लेक्चर नंबर 4, लेक्चर नंबर 5 विच इज अगली क्लास, लेक्चर नंबर 5 में चैप्टर खत्म हो जाएगा। हम हेलो एरीन की केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, हेलो एल्केन की तो हो गई, हेलो एरीन की केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे और 2-4 के यूजेस देख लेंगे और ये चैप्टर जो है हमारा समाप्त हो जाएगा। ठीक है जी, तो मिलेंगे अगले लेक्चर में जहाँ पे हेलो एल्केन हेलो एरीन हम खत्म कर देंगे। लेकिन भाई ऑर्गेनिक है, रिएक्शंस प्लीज याद करते चलिएगा। थैंक यू सो मच।